हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 10th सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, टाइम रहेगा आपका 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 80। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम में सॉल्यूशन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम में करेंगे। तो सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद यही इंग्लिश मीडियम में है जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। खंड क दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मान लीजिए आप एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। आपके समक्ष ऋण वितरण के लिए 4 आवेदन आए हैं, जिनका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। यदि अन्य कारक समान हो तो बताइए आप निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले ऋण प्रदान करेंगे ताकि ऋण की वापसी जो है वो समय पर हो सके। तो आवेदक का नाम दिया गया है। तो आवश्यक कागजात जो हैं वो इसके पास है, समर्थक ऋणाधार और पुराना ऋण। तो इसमें सबसे पहले आप किसको देंगे? तो इसमें कोई पुराना ऋण नहीं है, और ये देखिए आवश्यक कागजात भी इसके पास है और समर्थक ऋणाधार भी है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मोहन जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ऋण किसको देंगे? मोहन को दिया जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी? तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। श्रीमती पूनम संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उन्हें प्राप्त होगी? तो उनका नियमित वेतन है, संगठित क्षेत्र है तो नियमित वेतन है और सवेतन अवकाश भी उनको मिलेंगे। ठीक है, रोजगार की असुरक्षा नहीं होती है संगठित में, रोजगार की असुरक्षा होती है असंगठित क्षेत्र में। तो केवल 1 और 2 आंसर आ जाएगा, तो डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शाकाहारी भोजन में डैश सर्वाधिक प्रोटीन दायक है? तो क्या हो जाएगा? दाल जो है वो सर्वाधिक प्रोटीन दायक है। नंबर 5 देखिए, किसी देश की औसत आय की गणना करने के लिए देश की कुल आय को उससे किससे भाग दिया जाता है? तो किससे भाग दिया जाता है? औसत आय की गणना करने के लिए कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है। एक कक्षा में पढ़ाते समय नीरू को उनके एक विद्यार्थी ने बताया कि उसकी माताजी और पिताजी दोनों एक फैक्ट्री में कार्यरत हैं। काम से आने के बाद माताजी व पिताजी दोनों मिलकर घर की जिम्मेवारी को बराबर रूप से बांटते हैं एवं घर के हर फैसले में माताजी और पिताजी सभी से चर्चा करके निर्णय लेते हैं। बताइए उपरोक्त उदाहरण क्या दर्शाता है? तो उपरोक्त उदाहरण जो है क्या प्रदर्शित करता है कि लिंग के आधार पर जो है क्या है? समानता है। लड़का लड़की यह जो है इस तरह से भेदभाव नहीं है। प्रशिया के उस राजा का नाम बताइए जिसे वर्साय में हुए समारोह में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। तो उस राजा का क्या नाम था? विलियम द्वितीय जो है उस राजा का नाम था, जिसे वर्साय में हुए समारोह में ही जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन से भारत में बाघ संरक्षण परियोजना का उदाहरण है? तो मानस बाघ रिजर्व, पेरियार बाघ रिजर्व और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो तीनों ही बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? डी जो है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, गलत कथन की पहचान कीजिए। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की। ठीक है, ये ठीक है। महात्मा गांधी ने चंपारण में नील किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। नटेश्वर शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का संकलन प्रकाशित किया। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका सी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको सही मिलान करना है। तो संघ सूची जो है, संघ सूची क्या कार्य करती है? संघ सूची यहाँ पे प्रतिरक्षा आ जाएगा। राज्य सूची क्या करती है? राज्य सूची जो है वो क्या देखेगी? व्यापार और वाणिज्य देखेगी, व्यापार और वाणिज्य। और समवर्ती सूची जो है वो दोनों ही काम कर सकते हैं, राज्य भी और केंद्र सरकार भी। तो शिक्षा आ जाएगा। समवर्ती सूची शिक्षा, संघ सूची जो है वो प्रतिरक्षा, डिफेंस की जो है केवल सेंटर देखेगा, तो संघ सूची में आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित घटनाओं के सही कालक्रम को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? जेम्स आर्मस्ट्रांग सिक्की द्वारा साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का प्रकाशन। उसके बाद हुआ था रामचरित का पहला मुद्रित संस्करण। एंड देन राजा राममोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी का प्रकाशन और फारसी अखबार जामे जहां का प्रकाशन। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। ये पैटर्न रहेगा कि किस तरह से जो सही कालक्रम है उसके अनुसार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग वर्षा जल संग्रहण के लिए काफ़ी समय से किया जाता रहा है? तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? मेघालय आ जाएगा। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक देश में 2 दल ही सत्ता के लिए चुनाव में भागीदारी लेते हैं। उन दोनों दलों की नीतियों और कार्यों में समरूपता देखने को मिलती है। बताइए इस देश में राजनीतिक दल किस प्रकार की चुनौती का सामना कर रहे हैं?
तो किस प्रकार की चुनौती यहाँ पे? विकल्पहीनता, यानी लोगों के पास जो है वो विकल्प नहीं है कि अगर इसकी अच्छी नहीं लग रही है तो दूसरी सरकार को हम चुने, दोनों की ही क्या है उसमें समान रूप से हैं, और अगर दोनों की ही पसंद नहीं आ रही है पब्लिक को तो उसमें उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा होता है? थोरियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान करनी है। तो ये आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में के गठन में जो है पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। तीसरा है, नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदा उपजाऊ होती है। तो कौन सी मृदा है? ये वन मृदा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण को बढ़ाने में सहायक नहीं है? तो वैश्वीकरण जो है करने में सहायक नहीं है, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ये है, परिवहन भी है, उदारीकरण भी है, तो व्यापार अवरोधकों को लगाना ये जो है वैश्वीकरण को बढ़ाने में सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो आंसर क्या रहेगा? अभिकथन दिया गया है, सत्ता में लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, ठीक है। और कारण दिया गया है, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। अभिकथन कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण, तो पढ़ना है और विकल्प सही बताना है। अभिकथन है, एक देश की अर्थव्यवस्था पर संकट का असर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। कारण रहेगा, वैश्वीकरण ने देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ दिया है। तो इसमें आंसर ये रहेगा, अभिकथन एवं कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें आपको दिया गया है, अभिकथन है, चाय एक महत्वपूर्ण रोपण फसल है। तो ये ठीक है, भारत में चाय का उत्पादन नहीं होता, ऐसा नहीं है, भारत में भी चाय का उत्पादन होता है। तो एक कथन गलत हो गया और आर जो है कारण क्या है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, नीचे दिए गए कथन में अभिकथन और कारण को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो जापान की पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र 868 ईस्वी में छपी, तो ये सही है। और योहान गुटनबर्ग एक फ्रांसीसी यात्री था, ये क्या है? ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिकथन ए सही है, कारण आर गलत है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 है, सांस्कृतिक आदान प्रदान में खाद्य पदार्थों की भूमिका का उल्लेख जो है वो आपको करना है। सांस्कृतिक आदान प्रदान में खाद्य पदार्थों की भूमिका का जो है हमें उसका उल्लेख करना है। आंसर रहेगा, जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे वहाँ वो अपने साथ अपना रिवाज, वेशभूषा और आहार व्यवहार लेकर जाते थे। जाने जाने वहाँ वो नई फसलों के बीज बो आते थे। उदाहरण के लिए नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इन्हीं अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान से ही संस्कृति का क्या हुआ? फैलाव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का क है, उदाहरणों के माध्यम से बताइए सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है। अथवा में दिया गया है, सत्ता में साझेदारी प्रदान न करना देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाता है। श्रीलंका के विशेष उदाहरण से आपको इसकी कथन की पुष्टि करनी है। तो का हमारा रहेगा, उदाहरणों के माध्यम से बताइए सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है। आंसर रहेगा, नियंत्रण और संतुलन के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नीतियां तय करने में भागीदार हो सके। और इसमें उदाहरण रहेंगे कि भारत और बेल्जियम में जो है इस तरह की साझेदारी सत्ता में है, ये आप उदाहरण दे देंगे। नेक्स्ट देखिए, ख दिया गया है, सत्ता में साझेदारी प्रदान न करना देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाता है। श्रीलंका के विशेष उदाहरण की सहायता से कथन की पुष्टि करनी है। तो श्रीलंका में सिंघलियों ने बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाते हुए श्रीलंकाई तमिल अल्पसंख्यकों को दरकिनार कर दिया। इससे श्रीलंकाई जो तमिलों के थे उनके बीच में नाराजगी और शासन को लेकर बेगानापन बढ़ने लगा और परिणति जो है वो क्या हुआ? गृह युद्ध के रूप में हुई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के उन प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करते हैं और अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले किन्हीं दो खनिजों के नाम भी लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के उन प्रावधानों का उल्लेख करेंगे जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है।
नेक्स्ट है नंबर 3, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को गैर संवैधानिक घोषित करता है। तो इनसे पता चलता है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले किन्हीं 2 खनिज तत्वों के नाम लिखने हैं। तो लोहा, पेट्रोलियम, तांबा, इस तरह कोई भी 2 एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड ग, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे ये। ठीक है, तो 21 से 24 तक हमारे 2-2 नंबर के थे और 25वां क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है। स्वयं सहायता समूह की कार्य प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आंसर रहेगा, एक विशेष सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत जो है 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या इससे अधिक हो सकती है। ठीक है, वो सदस्य जो है उनके ऊपर निर्भर करती है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट रहेगा, समूह इस कर्ज पर ब्याज लेता है लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। और नंबर 4 आप लिखेंगे, बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, समूह की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। अथवा दिया गया है, गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है। आंसर रहेगा, चावल के लिए भौगोलिक दशाएं कौन सी हो जाएंगी, तापमान जो है वो लगभग 250 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। आर्द्रता वो रहेगी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उत्पादन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन सी रहेंगी। नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। समान रूप से वितरित 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता। और उत्तर पश्चिम में गंगा और सतलुज के मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाले प्रदेश में ये जो खेती है गेहूं, ये अच्छा उगता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन प्रणाली की स्थापना करता है। कथन का विश्लेषण कीजिए। आंसर रहेगा, लोकतंत्र एक सरकारें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के नजरिए का ख्याल रखती हैं। सेकंड रहेगा, लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है, परंतु इस बात की संभावना ज़्यादा है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। तीसरा पॉइंट रहेगा, लोकतंत्र इसमें इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसला कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। ठीक है, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वो इसके बारे में भी पता कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्पादन में तृतीय क्षेत्र की बढ़ती भूमिका की समीक्षा करनी है। और क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्रांसीसी क्रांति में मुद्रण संस्कृति की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तृतीय क्षेत्र में बढ़ती भूमिका की समीक्षा करनी है उत्पादन की। तो वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र स्वतः बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। और विगत दशकों में ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इससे सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्रांसीसी क्रांति में मुद्रण संस्कृति की भूमिका का मूल्यांकन करना है। तो देखिए, मुद्रण संस्कृति की भूमिका क्या रही। छपाई के चलते ज्ञानोदय के चितकों के विचारों का प्रसार हुआ और उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की और मांग की कि चीज़ों को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। छपाई ने वाद विवाद समाज की एक नई संस्कृति को जन्म दिया। 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का दौर जो है वो चल चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए, जिसने जनमानस को राजशाही का अंत करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट देखिए, खंड ग में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लोक कथाओं, गीतों और चित्रों व प्रतीकों की भूमिका की जो है क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, तो आंसर रहेगा, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को की एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। और इसका निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत द्वारा किया था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया, जिसने
मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक बना दिया। और लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, ठीक है, जो लोगों के असली चेहरों, असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति होती हैं। लोक कथाओं के जरिए जो है बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, इसलिए अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए लोक कथाओं, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा किया जाने लगा। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए तरह तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में ज़्यादा जागरूक होते गए। नेक्स्ट नंबर 4th पॉइंट आप लिखेंगे, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था और इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या की जाने लगी, जिससे देश में लोगों में गौरव का भाव जो है वो जागृत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अथवा में जो दिया गया है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों के केंद्रीय तत्व की व्याख्या करनी है। तो इसमें जो है आप देखिए, इन पॉइंट्स को लिखकर ये बुलेट पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो नंबर 1 रहेगा अन्यायपूर्ण शासन का विरोध, सेकंड है सत्य की शक्ति पर विश्वास, थर्ड रहेगा अहिंसा के मार्ग का अनुसरण, नंबर 4th रहेगा आंदोलनों को जन केंद्रित बनाना, और नंबर 5th रहेगा आत्म बल को जो है मजबूत करना। ये 5 पॉइंट आप इसमें दे सकते हो और इनकी व्याख्या कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा, क भाग, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन लोकतांत्रिक भारत की पहली चुनौती थी। भाषाई राज्यों की सफलता के आधार पर कथन की आलोचनात्मक समीक्षा आपको करनी है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई और ऐसा सुनिश्चित किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं का मानना था कि इससे देश जो है वो टूट जाएगा, और केंद्र सरकार ने इसी के चलते पुनर्गठन जो है कुछ समय के लिए टाल दिया था। परंतु हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ, साथ ही प्रशासन पहले की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। अथवा में दिया गया है, ख भाग, भारतीय संविधानों के उन प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जो भारतीय शासन व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था के रूप में स्थापित करते हैं। तो ये जो है दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान के स्पष्ट रूप से वर्णित है, और संविधान के मौलिक प्रावधानों के बदलने के लिए दोनों स्तरों की सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। नंबर 4th पॉइंट है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोतों का निर्धारण, ये पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, भूमि संरक्षण के कुछ उपाय बताने हैं। अथवा में दिया गया है, सतत पोषणीय विकास की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। भूमि संरक्षण के उपाय क्या रहेंगे? नंबर 1 रहेगा वनारोपण, ठीक है, इनको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। चरागाहों का उचित प्रबंधन। नंबर 3 है पशुचारण नियंत्रण। नंबर 4 है रक्षक मेखलाओं का प्रयोग, और औद्योगिक जल का परीक्षण के पश्चात ही विसर्जन। अगला क्वेश्चन अथवा में जो दिया गया है, सतत पोषणीय विकास की आवश्यकताओं का वर्णन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा प्राकृतिक रूप से संसाधनों का समान वितरण। दूसरा है संसाधनों का सीमित दोहन किया जाता है। संसाधनों के पुनः पूरित होने में लगने वाला समय जो है वो अधिक है, और संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही जो विकास है वो किया जाना चाहिए। तो ये जो है सतत पोषणीय विकास की आवश्यकताएं रहेंगी, तो इन्हीं को आप इलेबोरेट करके लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रिजर्व बैंक के कार्यों की परख कीजिए। अथवा में दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र आज भी साख के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, कथन की परख कीजिए। तो भारत में रिजर्व जो बैंक है उसके कार्यों की परख करनी है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से मुद्रा जारी की जाती है, बैंक के रूप में कार्य करना, ब्याज की दर निर्धारित करना, देश की मौद्रिक जो नीति है उसका नियंत्रण है, और ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखना, ये रिजर्व बैंक के कार्य हैं। जितने भी और बैंक हैं वो सब किसके अंडर काम करते हैं? रिजर्व बैंक के अंडर काम करते हैं। और जो भी औपचारिक कार्य प्रणाली है, मुद्रा नीति का निर्धारण करना है, ब्याज का दर निर्धारण करना है, तो वो सारा काम कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र आज भी साख के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं। तो साख के औपचारिक स्रोतों की कमी के कारण ये बुलेट पॉइंट रहेंगे। सेकंड है अनौपचारिक स्रोतों द्वारा आसानी से ऋण प्राप्त हो जाना।
तीसरा है अशिक्षा, तो चौथा है लोगों के पास समर्थक ऋणाधार का अभाव, और फिफ्थ रहेगा अधिक कागजी कार्रवाई। इसीलिए जो है ये ग्रामीण क्षेत्र का आज भी जो है साख के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों पर ही निर्भर हैं और बैंक से लोन वगैरह कम ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, कोई जो है गारंटर नहीं होता है उनके अंदर। उनको जो कागजी कार्रवाई है उसे डर लगता है, क्योंकि उनके पास अशिक्षा है, ठीक है, शिक्षा की कमी है, और अनौपचारिक स्रोतों से आसानी से उनको ऋण प्राप्त हो जाता है। तो ये सारे कारण इसमें आप दोगे। नेक्स्ट देखिए, खंड अड़ा दिया गया है, केस आधारित प्रश्न रहेंगे। अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अनुच्छेद दिया गया है जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाही डचियों और कैंटीनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग जो है वो रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें जो है एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी, वेनेशिया जैसे इतावली भाषा प्रांतीय भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग कौन सी भाषा बोलते थे? मग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग बोलियों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। निरंकुश राजतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो निरंकुश शासन कौन सा शासन होता है जहां राजा की इच्छा सर्वोपरि होती है, राजा ही डिसाइड करता है, हर एक फैसला राजा के द्वारा ही लिया जाता है। तो निरंकुश राजतंत्र क्या होता है? जहां राजा की इच्छा सर्वोपरि है। मैग्मार जो है, मैग्यार भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती थी? हमने अभी भी पढ़ा, हंगरी में बोली जाती थी। सामूहिक पहचान की भावना को बढ़ाने में कौन कौन से कारक सहायक हैं? तो समान भाषाएं और समान जातीयता जो है वो सामूहिक पहचान को बढ़ाने में सहायक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी आपको अनुच्छेद पढ़ना है। इसमें आपको बहुदलीय प्रणाली क्या है, ठीक है, एक दलीय प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में दिया गया है एग्जाम्पल के साथ। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में कैसी प्रणाली है? दो दलीय प्रणाली है, ठीक है, यानी वहाँ पर केवल जो है क्या होता है कि दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। केवल दो दल हैं, जैसे वहाँ भारत में तो कितने भी दल जो है वो चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर केवल दो दल होंगे, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में होता है। ठीक है, उसके बाद बहुदलीय व्यवस्था बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दल, दो दल से ज़्यादा जिसमें जो अवसर प्राप्त करें चुनाव लड़ने का, उनको बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली प्रचलित है, टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर आप यहीं से लिख देंगे, यहाँ से, कि वहाँ पर सिर्फ दो दल ही बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रमुख दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी दो दलीय व्यवस्था है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहुदलीय प्रणाली को समझाएं। तो बहुदलीय प्रणाली क्या है? जब अनेक दल सत्ता की होड़ में हो और दो दलों से ज़्यादा के लिए हम अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपके अनुसार भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था बेहतर होगी और क्यों? तो ये अपने सबके अलग विचार हो सकते हैं कि भारत में केवल जो है दो दलीय, यानी केवल दो ही गुट होने चाहिए, जिसके आधार पर जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में है दो से ज़्यादा ना हो, या बहुदलीय प्रणाली जैसा अब है वही ठीक है। तो ये आपको खुद से लिखना है, अपने विचारों में इसको प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, तालिका दी गई है। तो इसमें तालिका में क्या दिया गया है? हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ आंकड़े दिए गए हैं। प्रति व्यक्ति आय दी गई है, शिशु मृत्यु दर दी गई है, साक्षरता दर दी गई है, निवाल उपस्थिति अनुपात यानी नेट अटेंडेंस रेशियो दी गई है। ठीक है, किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है किस राज्य में सर्वाधिक है वो आपको बताना है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है ये हरियाणा में यहाँ सर्वाधिक है। आंकड़ों के आधार पर सबसे बेहतर सुविधाएं किस राज्य में होने की संभावना है? तो सबसे बेहतर सुविधाएं जो है वो किस में है? तो देखिए, शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, साक्षरता दर 94% है, निवाल उपस्थिति अनुपात जो है वो क्या है? 83% है। तो केरल जो है इसमें सबसे आगे है। नेक्स्ट है, निवाल उपस्थिति अनुपात की व्याख्या करनी है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है निवल उपस्थिति अनुपात जो है ये होता क्या है? तो ये क्या होता है कि 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ जो है क्या निकाला जाता है? प्रतिशत निकाला जाता है। यानी 14 तथा 15 साल के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं कुल बच्चों में से, तो वो क्या होता है? निवल उपस्थिति अनुपात होता है। जैसे कि जो केरल है उसमें साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये जो अनुपात है वो भी सबसे ज़्यादा है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37 मानचित्र आधारित प्रश्न है। इसमें आपको भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर 2 स्थान ए और बी जो है अंकित किए गए हैं। तो ए क्या है, उस स्थान की पहचान करनी है जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और उस स्थान की पहचान करनी है जहां जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो ये बी क्या हो जाएगा, हमारा अमृतसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मैप एक साथ कर लेंगे। बी पार्ट देखिए, भारत के इसी राजनीतिक मानचित्र पर आपको 3 को उपयुक्त चिन्हों से अंकित करना है। तो विशाखापट्टनम पतन, पारादीप पतन, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। तो ये आपको करने हैं। ये आपको जो है यहाँ पे दृष्टिबाधित छात्रों के लिए दिए गए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो मैप करते हैं। तो आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर। बी पॉइंट ये हो जाएगा, और ए पॉइंट जो है आपका हो जाएगा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। तो ये लिख देंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन दिल्ली आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे उड़ीसा में क्या है, यहाँ पे पारादीप पतन है। उसके बाद यहाँ ये हो गया विशाखापट्टनम पतन। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से आप कंप्लीट मैप जो है वो देख सकते हो। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चे आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।